हेलो दोस्तों। तो ये रिजल्ट अपडेट का सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं थायरोकेयर के बारे में। तो थायरोकेयर का रिजल्ट बहुत शानदार आया है, एक्सेलेंट रिजल्ट इन्होंने दिया है। इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 22% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो जो पहले 29% हुआ करता था लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में, वो अभी बढ़कर के 35% हो गया है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा ग्रोथ देखेंगे तो इबिट्टा ग्रोथ भी शानदार है, 49% का इबिट्टा ग्रोथ आया है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी 69% के रेट से ग्रो हुई है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो उसमें 82% की ग्रोथ आई है। एंड अगर आप इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखेंगे, मीन्स फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर का ग्रोथ देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। 20% का ग्रोथ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हुआ है इनका। एंड अगर आप इनका Q4 को अगर देखें तो इनका Q4 जो है वो सीजनली सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है, और वो क्वार्टर अभी कमिंग है, जो अभी तो थर्ड क्वार्टर आएगा, इसके बाद फिर फोर्थ क्वार्टर आएगा। तो Q4 इनका सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है। तो अभी इस ईयर का बेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट आना अभी बाकी है इनका। एंड अभी इन्होंने 7 रुपए का कुछ पर शेयर इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। इसके अलावा 2:1 का बोनस भी इन्होंने डिक्लेयर किया है। एंड अगर आप इनका एक्टिव फ्रेंचाइजी देखें तो वो भी बढ़कर के इंडिया में लगभग 10,100 एक्टिव फ्रेंचाइजी हो गई है। अगर आप इसमें ग्रोथ देखेंगे तो 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ है ये। एंड अगर आप इनके पेशेंट्स देखें तो लगभग 50 लाख पेशेंट्स इन्होंने इनके पास इस बार पैथोलॉजी के लिए ट्रीटमेंट के लिए आए हैं इस ईयर में। एंड उसको भी अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 12% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। अगर आप इनका रेवेन्यू पर पेशेंट देखेंगे तो उसमें भी 10% का अप ट्रेंड आया है। एंड जो पैथोलॉजी वाला सेगमेंट है वो 43% के रेट से ग्रो हुआ है। एंड जो इनका रेडियोलॉजी वाला सेगमेंट है उसमें ग्रोथ अगर देखेंगे तो लगभग 100% के रेट से ग्रो हुआ है। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है, एक्सेलेंट रिजल्ट है अभी थायरोकेयर का। बाकी फर्दर हम लोग डॉक्टर लाल पैथ लैब एंड कृष्णा डायग्नोस्टिक इन सबके रिजल्ट भी देखेंगे। तो उनके रिजल्ट आ जाएंगे तो उनके बारे में भी एक बार चर्चा करेंगे। एंड इसके बाद अगली कंपनी हम देखते हैं रामा फॉस्फेट। तो रामा फॉस्फेट का सबसे पहले हम लोग अगर बिजनेस मॉडल देखें तो रामा फॉस्फेट का बिजनेस मॉडल सिंपल सा है। ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं फर्टिलाइजर्स, सल्फ्यूरिक एसिड एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड इसके अलावा सोया ऑयल। तो ये मैन्युफैक्चर करते हैं एंड इसके बाद उसको B2B सेगमेंट में भी सेल करते हैं एंड B2C सेगमेंट में भी सेल करते हैं। मीन्स बिजनेस टू बिजनेस जो बड़ी कंपनियां हैं उनको भी ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते सेल करते हैं, एंड छोटे जो रिटेलर हैं उनको भी सेल करते हैं। अगर इनका रिजल्ट आप देखें तो ये सेकंड क्वार्टर का जो इनका रिजल्ट आया ये इनकी कंपनी की हिस्ट्री का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट है। इससे बढ़िया रिजल्ट इन्होंने किसी क्वार्टर में कभी ऐसे दिया नहीं है। एंड आप उसको किसी भी टर्म पे ले, रेवेन्यू टर्म में भी इनका हाईएस्ट एवर रेवेन्यू ग्रोथ है, इबिटा टर्म में भी हाईएस्ट एवर ग्रोथ है, पैट टर्म में भी, एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी टर्म है, चारों टर्म में इनका हाईएस्ट एवर रेवेन्यू क्वार्टरली रिजल्ट आया है। अगर आप इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो 17% तो ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड अगर इबिट्टा ग्रोथ देखेंगे तो वो 57% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ है। इसके अलावा अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में 5% हुआ करता था वो बढ़ के 11% हो गया है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी तो जबरदस्त ग्रो हुई है, लगभग 4.5 गुना हो गई है लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर के कंपेरिजन में। जो लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में 5 करोड़ की इनकी पीबीटी हुआ करता था वो पीबीटी अभी बढ़कर के लगभग 23 करोड़ हो गया है। एंड अगर आप इनका पैट देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें तो जबरदस्त ग्रोथ है, लगभग 6 टाइम्स हो गया है। मींस इनको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है। इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 17% से हुआ है, लेकिन इनका पैट ग्रोथ देखेंगे तो 6 टाइम्स हो गया, 600% से हो गया है ऑलमोस्ट। इनके जो हाईली मार्जिन वाले प्रोडक्ट हैं वो ये लोग ज्यादा सेल कर रहे हैं कंपेयर टू लो मार्जिन प्रोडक्ट। इसीलिए आप देखेंगे कि इनको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है। जो इनका पैट लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में 3 करोड़ हुआ करता था वो अभी बढ़कर के लगभग 17 करोड़ हो गया है। तो लगभग 6x का इनका पैट ग्रोथ है। एंड इसके अलावा ये लोग ग्रीन फील्ड कैपेक्स भी कर रहे हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड के प्लांट के लिए कर रहे हैं, वहां पर ये लोग सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। एंड इसके अलावा उस जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ये लोग कर रहे हैं उससे प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है कि FY26 के एंड से वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगली कंपनी के ऊपर हम चलते हैं तो ICICI लंबार्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है। एंड इनका रिजल्ट भी देखा जाए तो कंपैरेटिवली अच्छा आया है। एंड इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है 12% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी 17% की ग्रोथ आई है, जो कि कंपैरेटिवली काफी अच्छी है। एंड अगर आप इनका पैट ग्रोथ देखेंगे तो पैट ग्रोथ लगभग 18% से हुआ है, वो भी काफी अच्छा है। तो रिजल्ट ओके है, गुड है। एंड अगली कंपनी के ऊपर हम चलते हैं तो नेक्स्ट कंपनी हमारी परसिस्टेंट सिस्टम्स है, जो कि एक IT सॉफ्टवेयर कंपनी है।
एंड इसका रिजल्ट भी देखें तो ये भी एक अच्छा रिजल्ट इन्होंने दिया, गुड रिजल्ट है इनका। रेवेन्यू ग्रो हुआ है 23% से, जबकि आप देखेंगे कि आईटी में काफी ज्यादा डाउन टर्म चल रहा है, आईटी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही है। यूएस ने टैरिफ लगा के रखा हुआ है, प्लस जो वहां पर H1 वीजा है उसके ऊपर भी काफी क्रिटिकलिटी क्रिएट कर रहे हैं ट्रम्प। लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे कि जो परसिस्टेंट सिस्टम्स है इन्होंने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है, रेवेन्यू ग्रोथ 23% से इनका ग्रो हुआ है। एंड अगर आप मार्जिन एक्सपेंशन देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10% का मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है इनका। एंड अगर आप इनका पीबीटी ग्रोथ देखेंगे तो पीबीटी ग्रोथ भी 13% की हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड इनका जो पैड ग्रोथ है, पैड ग्रोथ भी 11% का हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो आईटी कंपनियों में कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट है। एंड इसके बाद अगली कंपनी के ऊपर चलते हैं, तो अगली कंपनी हमारी है इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज। इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज का जनरली बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो ये मैन पावर प्रोवाइड करती है कारपोरेट्स को, बिजनेस हाउसेज को, गवर्नमेंट्स को भी कई सारी जगहों पर। एंड बड़े बड़े जो बिजनेस एंटिटीज हैं उनको ये लोग मैन पावर प्रोवाइड करते हैं, स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड करते हैं ये लोग, जैसा कि कारपोरेट्स को या जैसा कि इनके क्लाइंट्स को नीड होती है उसके अकॉर्डिंग। तो इनका एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से ये लोग क्या करते हैं कि अलग अलग जगहों से ये स्किल्ड मैन पावर को शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। जैसे आप आप अपना रिज्यूम कहीं पर अपलोड करते हैं तो ये लोग कई सारे प्लेटफॉर्म से उन सारे रिज्यूम्स को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद ये B2B सेगमेंट में जो बिजनेस टू बिजनेस डील होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कारपोरेट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। वो लोग इनको रिक्वायरमेंट देते हैं कि हमको इतना स्किल्ड बंदा चाहिए इस लेवल का, इस डेजिग्नेशन के लिए, और इतना सैलरी पैकेज है। वो अपना स्पेसिफिकेशन इनको दे देता है, फिर ये लोग शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। जो पीपल्स हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद उनको वहां पर डेपुटेशन जैसे भी है, इंटरव्यू या जो भी प्रोसेस आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज जनरली B2B से ह्यूमन क्लाउड सेगमेंट में काम करता है, जिसका बिजनेस मॉडल मैंने अभी आपको बताया। तो ये सिंपल बिजनेस मॉडल इनका वैसे काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने आपको सिंपल वे में बताया। एंड इनका रिजल्ट भी अगर आप देखें तो अच्छा आया है, गुड रिजल्ट है इनका। इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है 45% से इनका रेवेन्यू ग्रोथ आया, काफी शानदार है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी 25% की अच्छी ग्रोथ आई है। एंड इसके अलावा अगर आप इनका पैड देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 24% की ग्रोथ आई है, जो कि रिजल्ट ठीक है, अच्छा है काफी। एंड इसके बाद हम अगली कंपनी के ऊपर चलते हैं, तो अगली कंपनी हमारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट काफी अच्छे हैं। बैंकिंग सेक्टर में जनरली इतना ग्रोथ अभी दिख नहीं रहा है। किसी भी बड़े बैंक को आप उठाएंगे तो उनका वही 9, 10, 11, 12% से ऊपर कोई ग्रोथ नहीं कर पा रहा। कुछ कंपनियां तो, कुछ तो इंडिया के सबसे बड़े बैंक ऐसे हैं जो 5, 7, 10% का भी ग्रोथ दे रहे हैं। उनके कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का परफॉर्मेंस काफी सेटिस्फाइंग है, काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है 17% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में इनके 31% की ग्रोथ आई है, जो कि काफी अच्छी है, काफी बढ़िया है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, 23% तो ग्रो हुआ है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड इसमें ग्रोथ के साथ साथ कंपनी के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है कि इनकी एसेट क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल स्टेबल है। एंड इसके अलावा इनका जो ग्रॉस एनपीए एंड जो नेट एनपीए है वो घट रहा है। तो अगर आप देखें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं, बहुत सारी एनबीएफसी हैं जिनका कि नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है एंड इनका जीएनपीए एंड एनएनपीए दोनों ही क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप देखें तो घट रहा है। चलिए अगली कंपनी के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी है हमारी इरेडा। काफी रिटेलर्स का जो है फेवरेट स्टॉक हुआ करता था एक टाइम में इरेडा। इन्हें जैसे इनका आईपीओ लिस्ट हुआ था, आईपीओ लिस्टिंग के बाद से लगभग ये 5-6 गुना हो गए थे, कुछ 4-5-6 गुना हो गए थे। मैंने भी इसमें पैसा बनाया था, मेरा भी पैसा इसमें डबल 2-3 गुना मैंने भी इसमें पैसा बनाया था। फिर मैं इनका जब लास्ट ईयर का एक सेकेंड या थर्ड क्वार्टर का लास्ट ईयर में इनका रिजल्ट काफी खराब आया था। इनका एनपीए एंड जो ग्रॉस एनपीए है एंड जो नेट एनपीए है दोनों पर काफी तेजी से बढ़ने लगे थे। तो मैंने फिर मुझे लगा था कि इनका कंपनी में प्रॉब्लम शुरू हो गई इरेडा में, तो मैंने अपने सारे शेयर सेल कर दिए और वहां से एग्जिट ले लिया मैंने। एंड फर्दर इनका तब से अगर आप देखेंगे तो जीएनपीए एंड एनएनपीए में एक प्रॉब्लम इनका कंटिन्यू है, प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई। अभी भी अगर आप देखें तो इनका एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। एंड जो ग्रॉस एनपीए है एंड जो नेट एनपीए है उसमें भी सॉरी उसमें भी आपको अच्छी स्पाइक देखने को मिल रही है, मतलब वो भी काफी खराब हो रहा है वो डाटा भी। तो इरेडा के बारे में इनका बिजनेस मॉडल मैं आप लोगों को सिंपल समझा देता हूं। इरेडा एक गवर्नमेंट एनबीएफसी कंपनी है जो कि लोन प्रोवाइड करती है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती कंपनियां उनको लोन प्रोवाइड करती है उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए, प्लस उनकी वर्किंग कैपिटल जरूरतों के लिए, प्लस उनके प्रोजेक्ट्स के लिए। तो उनको ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं और उन कंपनियों को स्टेबल करने में मदद करते हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको नवरत्न की कैटेगरी में रखा है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्न कंपनी में से एक है। एंड अगर आप इनका जो अभी रिजल्ट आया था उसको देखेंगे तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो तो रिजल्ट तो ठीक ठाक आए हैं। इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है 26% से ग्रो हुआ है, काफी अच्छा रिजल्ट है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ देखें तो 51% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका पैड ग्रोथ देखें तो पैड ग्रोथ भी अच्छा खासा हुआ है, 37% से इनका पैड ग्रो हुआ है। तो रिजल्ट तो परफॉर्मेंस तो इनका ठीक है, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इनका जो ग्रॉस एनपीए हुआ करता था, ग्रॉस एनपीए जो पहले 2.19% हुआ करता था वो बढ़ के 3.97% हो गया, मतलब लगभग 2% से इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ के 4% होने को 4% के आसपास आ गया है। जो कि इनके इसका मतलब क्या है कि ये लोग जितना पैसा लोन में बांटते हैं उसमें से 4% पैसा इनको रिटर्न ही नहीं आता है, डिफॉल्ट हो जाता है। तो आप अगर जितना आप 7-8-10% का आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, 7-8% का आप कारपोरेट्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। 7-8% का लोन आपको 7-8% आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है और आपको 4% आप अपना कैपिटल ही गंवा दे रहे हैं। तो ये तो काफी प्रॉब्लमेटिक है और काफी चिंताजनक बात है। तो मेरे हिसाब से तो कंपनी का परफॉर्मेंस रिजल्ट सही है, लेकिन ग्रॉस एनपीए अगर आप देखें तो 2% से बढ़ के अप्रॉक्स 4% हो गया। और अगर नेट एनपीए देखेंगे तो वो भी जो 1% हुआ करता तो भी अप्रॉक्सीमेटली बढ़कर के लगभग 2% हो गया, 1.97% हो गया है। तो ये दोनों पैरामीटर पे बिजनेस कंपनी का परफॉर्मेंस सही नहीं है, बाकी रिजल्ट ठीक ठाक है। अगली एक कंपनी के ऊपर हम चलते हैं, ऑटोमोबाइल कारपोरेशन गोवा लिमिटेड। ऑटोमोबाइल कारपोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड, ये इस कंपनी के ऊपर मेरा ध्यान इसलिए गया कि इनका रिजल्ट अभी बहुत शानदार है। इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है 58% से रेवेन्यू ग्रोथ आया है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ देखेंगे तो 100% से ग्रो हुआ है इनका प्रॉफिटेबिलिटी। एंड अगर आप इनका पैड ग्रोथ देखें तो वो भी 100% से ग्रो हुआ है क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इनके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। एंड इनका बिजनेस मॉडल भी बहुत सिंपल सा है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बस की बॉडी बिल्डिंग एंड प्रेसिंग वाले सेगमेंट मीन्स ये लोग क्या करते हैं, बस की बॉडी बनाते हैं, जो चेसिस के ऊपर जो स्टील की बॉडी रहती है उसको ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और इंस्टॉल करते हैं चेसिस के ऊपर। तो इसको स्पेशली जो गोवा गवर्नमेंट है एंड टाटा मोटर दोनों एंटिटीज ने मिलके इनको ज्वाइंटली प्रमोट किया था। एंड इनका देखेंगे तो ये लोग बस की पूरी बॉडी बनाते हैं, बस का जो डोर होता है उसको बनाते हैं। इसके अलावा जो मेटल कास्टिंग होती है, प्रेसिंग होती है, उसमें भी इनका बिजनेस है। तो ठीक है, बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है, लेकिन बिजनेस मॉडल में कोई मोट नहीं है। नो डाउट कि इनका रिजल्ट अभी काफी अच्छा आया है, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई भी आदमी एंटर कर सकता है, कोई भी बड़ी कंपनी कल को एंटर कर लेगी और इनके बिजनेस को चैलेंज कर सकती है। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ ऐसा मोट नहीं है, लेकिन हाँ रिजल्ट अच्छे हैं। एक और कंपनी है नौकार कॉर्पोरेशन। नौकार कॉर्पोरेशन के बारे में भी इनका भी रिजल्ट काफी अच्छा आया है, ठीक ठाक रिजल्ट आया है। एंड अगर आप इनका नौकार कॉर्पोरेशन का बिजनेस मॉडल देखें तो ये लोग एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं जो कार्गो ट्रांजिट है उनको सर्विसेज। तो कार्गो ट्रांजिट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस कंटेनर फ्रेट स्टेशन एंड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स। तो इनका बिजनेस मॉडल ठीक है। एंड अगर आप इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं तो 19% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है। लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी इनकी पीबीटी इनका लॉस में था, जो कि अभी पॉजिटिव में है, 6.5 करोड़ पॉजिटिव है इनका। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो भी लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव में हुआ करता था, लॉस में था, जो कि अभी बढ़कर के 4.3 करोड़ का पॉजिटिव इनका पैट हुआ है। ठीक है, अच्छा है रिजल्ट इनका। आगे अगर हम थोड़ा सा एफोर्डेबल फैशन इंडस्ट्री के बारे में देखें तो एफोर्डेबल फैशन सेगमेंट में जो अभी कंपनियां आई हैं तो उनका भी आपको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा उनका रिजल्ट। तो V2 रिटेल का जो ग्रोथ आया है वो सबसे बढ़िया है। इस पूरे सेगमेंट में V2 रिटेल ने सबसे अच्छा ग्रोथ दिखाया है, 86% का इनका ग्रोथ आया है, शानदार ग्रोथ है। इनके मैनेजमेंट का पुराना कमेंट भी है, मैनेजमेंट ने अपने लास्ट कॉन कॉल में बोला भी था कि ये लोग अगले 4-5 सालों तक 40 से 50% के रेट से ग्रो कर सकते हैं, 50% के रेट से ग्रो कर सकते हैं। तो फिर 86% का इनका ग्रोथ आया है, शानदार रिजल्ट है। इसके अलावा फिर स्टाइल बाजार का भी रिजल्ट आया है, और स्टाइल बाजार भी वैल्यू फैशन रिटेल में कपड़े बेचती है, तो इनका भी 71% का ग्रोथ आया है, काफी अच्छा रिजल्ट है इनका भी। एंड वी मार्ट का रिजल्ट इस बार अनएक्सपेक्टेड आया है, 22% का ग्रोथ आया, जबकि वी मार्ट इसके पहले इनका जितनी बार भी जब भी रिजल्ट आता था ये लोग 10-12-15% से ज्यादा का कभी ग्रोथ दिखाते नहीं थे, लेकिन इस बार इन्होंने 22% का ग्रोथ दिखाया है, तो काफी अच्छा है। और इसके बाद देखेंगे कि आपको वी मार्ट के शेयर भी काफी चल रहे हैं, स्टाइल बाजार भी चल रहा है, स्टाइल बाजार नहीं V2 रिटेल भी चल रहा है। स्टाइल बाजार सेकेंड प्लेयर है इस पूरे सेगमेंट में, इसके बाद भी ये शेयर चल नहीं रहा है 71% के परफॉर्मेंस के बाद भी। एंड सबसे लास्ट में है आपका जो ट्रेंड है जूडियो। तो ट्रेंड के रिजल्ट देखेंगे कि आप टाइमली इनके गिरते ही जा रहे हैं, अभी भी इनका लगभग 18-20% का ग्रोथ आया हुआ है। तो ट्रेंड का रिजल्ट तो ऑलमोस्ट खराब है, काफी खराब रिजल्ट है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा जो रिजल्ट सीजन 2। फिर हम कल एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग आज जितनी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।